सोचिए जरा, भारत में 6 लाख से भी ज्यादा संपत्तियां हैं, करीब 6 लाख एकड़ जमीन, और ये सब वक्फ की हैं, मतलब धार्मिक और धर्मार्थ कामों के लिए। आज हम इसी विशाल दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अध्ययन है, भारत में वक्फ बोर्ड, एक विस्तृत अध्ययन, उसके जरिए देखेंगे कि ये वक्फ आखिर है क्या, चलता कैसे है, चुनौतियां क्या हैं और आज ये कितना प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत के लिए वक्फ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली, किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए दे देना। अच्छा, हमेशा के लिए? जी। एक बार कोई संपत्ति वक्फ बन गई तो फिर वो अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। उसे न तो बेचा जा सकता है, न किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। वो उसी नेक काम के लिए समर्पित रहती है। और भारत में तो इसका इतिहास बहुत पुराना है ना? मैंने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। बिल्कुल, वहीं से इसकी जड़ें हैं। उस जमाने में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, सरायों वगैरह के रख रखाव के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग अपनी ज़मीनें या प्रॉपर्टी दान कर देते थे। हाँ, वही वक्फ बन जाती थी। ठीक है। और आज के समय में ये कैसे चलता है, मतलब कोई कानून है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। आज भारत में वक्फ का पूरा सिस्टम वक्फ अधिनियम 1995 के तहत चलता है। इसमें 2013 में कुछ संशोधन भी हुए थे। अच्छा, 1995 का एक्ट। जी। और इस कानून का मेन मकसद यही है कि वक्फ संपत्तियों को ठीक से रेगुलेट किया जाए, उनसे जो आमदनी हो उसका सही इस्तेमाल हो, और एक बहुत बड़ी चीज, उन पर जो अवैध कब्जे हो जाते हैं यानी अतिक्रमण, उसे रोका जाए। तो इसके मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम भी होगा? हाँ, एक तरह का 2 स्तरीय सिस्टम है। नेशनल लेवल पर है केंद्रीय वक्फ परिषद, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये सरकार को सलाह देने का काम करती है। और इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। लेकिन जो असल काम जमीन पर होता है वो राज्य स्तर पर होता है, यानी स्टेट लेवल पर। जी। राज्यों में है राज्य वक्फ बोर्ड। अभी शायद 32 राज्य वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। तो सारी देखरेख, मैनेजमेंट, वो सब राज्य बोर्ड ही करते हैं? हाँ, ज्यादातर वही। जैसे संपत्तियों का सर्वे करना, उनका एक रजिस्टर बनाना और मेंटेन करना, मुतवल्ली यानी मैनेजर अपॉइंट करना, संपत्तियों की देखभाल करना, उनसे होने वाली आय का हिसाब रखना, ऑडिट करना, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो हमने शुरू में कहे थे। 6 लाख से ज्यादा संपत्तियां, करीब 6 लाख एकड़ जमीन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और अनुमान है कि इनसे सालाना, मतलब हर साल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की आय हो सकती है। हाँ, यहीं पर एक बड़ा, मतलब विरोधाभास या कहें कि एक पेंच है। क्षमता तो 10,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असलियत में जो आय होती है वो इसका बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत ही कम। ये संपत्तियां कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी और संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत भी, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी देता है। पर उनका सही इस्तेमाल नहीं होता रहा, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद नतीजा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो फिर क्या वजह है इसकी? कहाँ गड़बड़ है? देखिए, कई गंभीर मुद्दे हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा सुनने में आने वाला मुद्दा है अतिक्रमण, अवैध कब्जे। जी। हजारों वक्फ जमीनों पर लोगों ने, बिजनेस ने, यहाँ तक कि कई बार सरकारी विभागों ने भी कब्जा कर रखा है। और क्योंकि रिकॉर्ड्स अक्सर पुराने हैं, अपडेटेड नहीं है, तो इन कब्जों को हटाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और इसके अलावा? दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। मतलब बोर्ड के अंदर ही गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं। रिश्वत लेना, गलत तरीके से जमीनें लीज पर देना, फंड का इधर उधर हो जाना, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। और राजनीति का भी कुछ रोल है इसमें? हाँ, वो तीसरा पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप। अक्सर बोर्ड में जो सदस्य नियुक्त होते हैं वो राजनीतिक पसंद नापसंद के आधार पर होते हैं। इससे क्या होता है कि पारदर्शिता कम हो जाती है और कई बार काबिल लोग पीछे रह जाते हैं, यानी मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं हो पाता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा चौथा मुद्दा है संसाधनों का सही इस्तेमाल न होना। इतनी सारी कीमती जमीनें या तो खाली पड़ी हैं या उनसे बहुत ही कम किराया या आमदनी हो रही है, जबकि उन पर स्कूल, अस्पताल बन सकते थे। हाँ, सोचिए कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन सकते थे इन जमीनों पर। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक तरक्की में कितना बड़ा योगदान हो सकता था। वो पूरी संभावना एक तरह से बेकार जा रही है। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या इसे सुधारने के लिए कुछ हो भी रहा है या बस बातें ही हैं? नहीं, कोशिशें तो चल रही हैं। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वामसी, यानी
वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। अच्छा, ये डिजिटलीकरण के लिए है। जी, इसके जरिए 4 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन किया गया है, ऐसा दावा है। GIS मैपिंग भी हो रही है ताकि जमीनों की सही लोकेशन पता चले, उनका रिकॉर्ड ठीक हो। और मैनेजमेंट सुधारने के लिए? उसके लिए भी प्रयास है, जैसे कुछ राज्यों में IAS अधिकारियों को वक्फ बोर्ड का CEO बनाया गया है ताकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आए। ऑडिट सिस्टम को बेहतर करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन विवाद तो फिर भी सामने आते रहते हैं। हमने हाल में कर्नाटक और दिल्ली के कुछ मामलों के बारे में सुना था। हाँ, वो मामले दिखाते हैं कि ये समस्याएं कितनी गहरी और जटिल हैं। कर्नाटक में कथित घोटाले की बात थी, दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ। ये सब इसी व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर करते हैं। और कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए जा रहे हैं शायद। जी, जैसे एक सवाल ये उठता है कि कई बार वक्फ बोर्ड ऐसी जमीनों पर भी अपना दावा करते हैं जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज मतलब टाइटल डीड शायद उतने स्पष्ट नहीं होते। फिर कुछ हिंदू धार्मिक संगठन भी ये मुद्दा उठाते हैं कि क्या केवल वक्फ बोर्ड को ही सार्वजनिक भूमि पर दावा करने का एक तरह का विशेष अधिकार है, जबकि हिंदू ट्रस्टों के पास वैसी शक्ति नहीं है। ये सब काफी पेचीदा कानूनी और सामाजिक सवाल हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि वक्फ निज़ाम एक नेक इरादे से शुरू हुआ था। इसमें आज भी अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल है। लेकिन ये सालों पुरानी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखल, कमजोर मैनेजमेंट, अतिक्रमण, ये सब इसे खोखला कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। अगर इन समस्याओं का हल निकाल लिया जाए, अगर मैनेजमेंट वाकई सुधर जाए, तो ये वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की, खासकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। तो सुधार की जरूरत तो है। हाँ, और ये सुधार सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं है। डिजिटलीकरण हो, पारदर्शिता आए, जवाबदेही तय हो, ये सब अब एक नैतिक जरूरत भी है और समुदाय के विकास के लिए भी अनिवार्य है। बिल्कुल। और चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जो सदियों पुरानी है, जिसका आधार धार्मिक दान है, वो आज के इस आधुनिक जटिल समाज में, जहां संसाधनों पर इतना दबाव है, सामुदायिक जरूरतों को असरदार तरीके से कैसे पूरा कर सकती है। इस पे जरूर सोचिएगा।